जय जोहार, जय हिंद। करेंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इशू चल रहा है बोल सकते हो, और जो करेंट अफेयर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्वाड समिट। क्वाड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे क्वेश्चन आते ही रहता है, जिसमें ये पूछता है कि क्वाड में कौन कौन से कंट्री हैं, इसका समिट कब हुआ था, इसका जो ड्रीम किसने देखा था इस क्वाड को, और कैसे करके इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इस संदर्भ में ये करंट अफेयर का क्लास रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का क्वाड समिट। अगर क्वाड को देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें 4 कंट्री हैं। क्वाड मतलब 4 कोना, और 4 कंट्री कौन कौन से हैं, तो इसमें 4 कंट्री हैं। एक है अपना प्यारा भारत, इंडिया। आपका देखेंगे यहाँ पे इंडिया के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर सर हैं। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट, या फिर मैं कहूँ सबसे पहला इम्पोर्टेंट जो देश है वो है जापान। क्योंकि ये जो क्वाड है इसके बारे में बताएंगे इम्पोर्टेंस क्या है जापान का, और जापान ने क्वाड को संरक्षित और आगे बढ़ाने में क्या योगदान दिया है। तीसरा इम्पोर्टेंट कंट्री है यहाँ पे, ये है जिसको आप भली भांति जान चुके हैं, मीडिया में लगातार 2 दिन से इन्हीं का फ़ोटो देख रहे होंगे। ये है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। एक तरह से वहाँ का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है वो विदेश मंत्री को कहते हैं। और अगला जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के जो विदेश मंत्री है वो आए हुए हैं। चारों देश के जो विदेश मंत्री का एक क्वाड समिट हुआ है। और इंटरेस्टिंग चीज़, कल आपने अगर देखा होगा तो जब मार्को रूबियो जब बता रहे थे तो उन्होंने फ़ोन करके जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बहुत अच्छा अच्छा वर्ड बोले हैं भारत के लिए, ये एक तरह से जो है डैमेज कंट्रोल मोड में है यूएसए, और आज उसके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आए हैं तो अच्छे अच्छे बातें बोल ही रहे हैं। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए हमारे साथ किस टाइप से व्यवहार किए हैं, स्पेशली हमारे ऊपर ट्रेड का ट्रैफिक टैरिफ लगा दिए हैं, और बहुत सारे ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे में। हम आज का टॉपिक वो नहीं है। अब हम लोग क्वाड को देखें तो सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि जो ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो कौन है। पेनी वोंग आई हुई हैं। हमारे भारत के विदेश मंत्री, पहले विदेश सचिव थे एस जयशंकर सर। उसके बाद जापान के फॉरेन मिनिस्टर तोशी मिसु मोतेंगी, और अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। तो सबसे पहले अगर क्वाड को जानना है, समझना है, तो सबसे पहले हम एक उस व्यक्ति को याद कर लेते हैं जिसके कारण आज ये क्वाड समिट संभव भी हो पा रहा है, और वो हैं नन अदर देन शिंजो आबे, जिनका एसेसिनेशन हो गया है। लेकिन ये जो शिंजो आबे हैं सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है इंडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में। अगर कहा जाए तो भारत का सबसे भरोसेमंद जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है या ग्लोबल पार्टनर है, जो भारत के डेवलपमेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो नन अदर देन वो है जापान। और जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो आबे जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं, जिन्होंने इस आइडिया को रियल में कन्वर्ट किया। तो ये जो आइडिया है क्वाड का, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, अभी फ़िलहाल वो इन बिल्डिंग प्रोसेस में है। बट जिनका जो स्वप्नदर्शी थे वो कौन थे, शिंजो आबे जी थे। शिंजो आबे भारत के एक बहुत घनिष्ठ मित्र भी कह सकते हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, लेकिन भारत और जापान का जो संबंध है बढ़ते ही गया। ठीक है, तो उसके जो इम्पोर्टेंस आप शिंजो आबे के लिए एक बुक भी लिखा है, वो भी संजय बरूर। और संजय बरूर को जानते हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे पुराने मनमोहन सिंह के। तो एक इम्पोर्टेंट आपको बुक भी है, अगर क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हैं। और ये क्या है कि जो इंडो पैसिफिक का विजन है उसके ऊपर क्वाड किस लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर लिखा गया है। और अगर आप इंडो पैसिफिक जानना चाहते हैं तो क्या है, तो इंडो पैसिफिक जो एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है, अगर इंडो पैसिफिक को अगर मैं बताऊं तो ये क्या है कि एक तरह से बोल सकते हैं इंडिया, चाइना, यूएस का एक डोमिनेंस का कौन सा एरिया है ये देखने के लिए मिल जाता है। तो एक बार अगर हम लोग इंडो पैसिफिक देखते हैं तो क्या है, इंडो
पैसिफिक। ठीक है, तो पहले जो इंडो पैसिफिक एक न्यू टर्म है। अब जब इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम लोग देखते रहते हैं तो हम लोग को नए वर्ड आते रहते हैं। तो पहले जो अमेरिका एशिया पैसिफिक बोलता था, अब ये जो जगह है वो इंडो पैसिफिक हो गया है। तो आपको इंडो पैसिफिक में आपको जगह दिखेगा तो इंडियन ओशन एक साइड है और दूसरे साइड में कौन सा है, वो पैसिफिक ओशन है। इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडो पैसिफिक बोल रहे हैं। और ये इंडो पैसिफिक अगर हम लोग देखा जाए तो क्या है, इंडियन ओशन यानी कि जो अफ्रीका के जो हमारे अरब सागर हैं और उधर पैसिफिक वहाँ के, तो ये इंडो पैसिफिक क्षेत्र में कैसे करके हम लोग को शांति बहाल करना है, बना के रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज। क्यों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि चाइना एक उभरता हुआ, एक तरह से बोल सकते हो कि पावर आते जा रहा है। तो और चाइना अपना दायरा बढ़ाते जा रहा है, चाइना अपना दायरा या फिर बढ़ाते जा रहा है। तो वो चाहता है कि जो ओशन है उसके ऊपर भी कंट्रोल करें। उसका जो प्रोजेक्ट आप देखेंगे जानेंगे, जिसमें BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, उसका एक जो ओशन मैरीटाइम वाला प्रोजेक्ट है। तो उसके कारण क्या है, लेकिन इस जगह पे जो इंडो पैसिफिक के जो जगह अगर देखा जाए तो यहाँ पे नाम ही है हिंद ओशन, इंडिया के नाम पे है और हमारा एक बैकयार्ड है। हम भी नहीं आने देना चाहते हैं इस एरिया पे किसी भी दूसरे पावर को, क्योंकि ये हमारा स्टेबल क्षेत्र है। और यहाँ पे पैसिफिक में US का दबदबा है। जैसे कि दुनिया में सबसे बड़ा नेवी अगर कहा जाता है तो US का नेवी को कहा जाता है। तो इस टाइप से तो इस एरिया को कंट्रोल में करके रखने के लिए 4 जो कंट्री है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इधर अमेरिका, तो एक इंडिया, और दूसरा हो गया जापान, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और USA। तो ये इंडो पैसिफिक को क्या रखना चाहते हैं, बेसिक ऑब्जेक्टिव है ओपन रखना चाहते हैं, ओपन इंक्लूसिव रखना चाहते हैं और ओपन रूल बेस्ड रहना चाहते हैं, रूल बेस्ड। तो ये रहना चाहते हैं। ऐसा कोई दूसरा देश, जैसे कि कई बार इंडो पैसिफिक में आपको क्वेश्चन न्यूज़ में आते रहता है जिसमें कि चाइना आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, इस टाइप से। तो ये एरिया, तो जापान अपने सिक्योरिटी के लिए सोचे कितने देर से इंतज़ार मतलब प्लानिंग किया है और शिंजो आबे का विज़न देखिए, तो ये क्वाड बनता है। अब जो क्वाड है, ये क्वाड है, उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए या फिर इसका इवोल्यूशन कैसे होता है तो हम लोग पता चलेगा कि सबसे पहले ये जो क्वाड का जो आइडिया है, ठीक है, वो एक जो सब 4 देश साथ में आते हैं, वो है दिसंबर 2004 का सुनामी। ठीक है, जो इंडियन ओशन में सुनामी आया था, जिसके कारण ये 4 कंट्री आपस में एक इनफॉर्मल अरेंजमेंट के थ्रू डिजास्टर रिलीफ का कोऑर्डिनेशन किए थे। तो और उतना टाइम का जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने इसको फिर बाद में कहा कि एक पॉलिटिकल सेव बनाने के लिए कोऑर्डिनेटर सिक्योरिटी डायलॉग बनाने की बात की, और ये धीरे धीरे बढ़ते गया। तो इसके बारे में जो कम्प्लीटली जो एक इवोल्यूशन, एक जर्नी है, मैं आपको बताऊंगा। तो इसका कोई सेक्रेटरीट अभी भी नहीं है, कोई एक फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, इसके ऑब्जेक्टिव में चेंजेस आते जा रहे हैं। जैसे कि 2020 में हम लोग देखें तो पहली बार क्या है कि मैरीटाइम को एक ऑपरेशनल वे में लेके गया, जिसमें इंडिया, US, जापान ने मिलके जो नेवल एक्सरसाइज किया। तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन से कंट्री करते हैं, तो आपको पता चलेगा इंडिया, USA, जापान, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी क्वाड के एक्सरसाइज के थ्रू एक्सपांड किया गया। बाद में इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी बुलाया गया था, ठीक है। उसके बाद धीरे से क्या हुआ, कोविड के टाइम में वर्चुअल समिट हुई थी, लेकिन उसके बाद जो ट्रम्प फर्स्ट टर्म में बहुत अच्छा क्वाड को लेके बहुत आगे बढ़ रहे थे, बट पॉइंट 2 में देखते हैं तो उन्होंने थोड़ा सा पीछे कर दिया था अपने जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण। तो उसके डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन अब फिर से वायरिंग हो रहा है, एक अच्छा संकेत है।
और अब क्या क्या है कि ये जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है, जिसमें अभी कल के जो जो कल का जो सबमिट हुआ था उसमें सप्लाई चेन को रेजिलेंस करने के लिए और माराटाइम सिक्योरिटी को आगे बढ़ाने के लिए, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट है, क्रिटिकल मिनरल, उसके ऊपर इन्होंने क्या किया है, एक्सपांड किया है। तो इस तरह से हम देखें तो क्वाड को अगर उसका इवोल्यूशन फॉर्म में अगर मैं देखें हम लोग, तो बेसिकली ये जो इंडो पैसिफिक को ओपन, फ्री और रूल बेस्ड ऑर्डर बना के रखने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। और अगर इनफॉर्मल वे में बताया जाए तो हमको राइज ऑफ चाइना को काउंटर करने के लिए भी बोल सकते हो, इसको देखा जा रहा है। कई बार हम लोग को लगता है कि क्या ये क्वाड एक कोई अलाइंसेस हैं, जैसे नाटो होता है, एससीओ होता है। नहीं, अभी तक तो कोई फॉर्मल अलाइंस नहीं है, बस इसमें 4 कंट्री मिले हुए हैं। कोई एक तरह से बोला जाए तो इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम है और ये 4 कंट्री का। और ये क्राइसिस को मैं बताया था कैसे करके। और 2017 पे 2008 में क्या हुआ था, शिंजो अबे जी इसको बहुत पहले, जिसको गॉडफादर बोलते हैं क्वाड को, ये फॉर्मलाइज और ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। बट क्या है, उतना टाइम में जो 2008 के आसपास में G2 का एक फ्रेमवर्क आता है फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, ठीक है, जब ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस होता है। तो साथ ही साथ क्या है कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसको इतना ज़्यादा प्रेशराइज करता है चाइना कि वो क्वाड का मेंबर ही नहीं बन पाता। लेकिन धीरे धीरे जब चाइना अपने आप को एसर्ट करते रहता है, अपना जो एक्सपांसन करते रहता है, जब आप देखेंगे शी जिनपिंग के आने के बाद जिस लेवल का प्रोग्रेस और असर्टिवनेस लेके आते हैं, तो क्या है कि इनसिक्योरिटी और ज़्यादा महसूस होती है। और 2017 में फिर से जो एशियन समिट होता है उसमें मनीला में, तो और चाइना के जो ग्रांड स्ट्रेटजी वन बेल्ट वन रोड को काउंटर करने के लिए बोल सकते हैं, ये एक जी जो शिंजो आबे हैं क्वाड को फिर से रीइग्नाइट करते हैं। और उसके बाद अब जो दौर है एक तरह से कहा जा सकता है कि इंस्टीट्यूशनलाइज की तरफ जा रहा है, जिसमें डायलॉग से अब हम एक्शन के रूप में देखना चाह रहे हैं, शिफ्ट होते जा रहा है। जैसे कि 2021 में जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी थे और ट्रम्प थे, शिंजो आबे थे, तो उन्होंने एक क्या वर्चुअल समिट के थ्रू हेड ऑफ़ द स्टेट का लेवल में सबमिट किए थे। लेकिन हम लोग देखेंगे कि फॉरेन मिनिस्टर लोग का जो समिट होते रहा है, तो और अब जैसे कि अब ऑब्जेक्टिव पाने के लिए बहुत सारे चीज़ आ चुके हैं। क्लाइमेट चेंज हो गया, क्रिटिकल टेक्नोलॉजी हो गया, वैक्सीन हो गया, ये एक्शनेबल फॉर्म में कन्वर्ट किए जिसमें। और अब एनुअल समिट धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था वाशिंगटन, टोक्यो, हिरोशिमा, टोक्यो में, ठीक। लेकिन अब एक तरह से बोला जाए कि अब थोड़ा सा हमें स्वरूप देखने के लिए मिल रहा है, जिसमें अब एक क्वाड को के लिए एक जो एक्शन प्लान जो बनाए हैं इस समिट में, कौन कौन से जगह पे ऑब्जेक्टिव में काम करना है। तो सबसे पहला जो चीज़ है मैरीटाइम डोमेन्स अवेयरनेस के लिए, ठीक है ना, ये हो गया। दूसरा जो है पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जैसे कि पोर्ट फिजी में बनाने का रोड मैप तैयार हुआ है। और एक तरह से जो चाइना का जो डेप्थ डिप्लोमेसी जो बहुत सारे जगह पे हम लोग अफ्रीका या फिर छोटे छोटे में देख रहे हैं, उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं इससे। तीसरा जो है वो है क्रिटिकल मिनरल के तरफ, जिसमें हम लोग जो चाइना का जो सप्लाई चेन में डिपेंडेंसी है उसको कम करने के लिए लिथियम और कोबाल्ट है, ठीक है, जो कि भविष्य में सेमीकंडक्टर और ईवी में बहुत ज़्यादा यूज होता है, उसके लिए हम लोग एक्शन प्लान बन रहे हैं। नेक्स्ट जो है एनर्जी सिक्योरिटी, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, अगर देखा जाए तो जब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो ईरान और इजराइल के कारण क्या है सप्लाई चेन में पूरा डिस्ट्रप्शन आ गया है। तो इंडो पैसिफिक एनर्जी सिक्योरिटी इनिशिएटिव भी यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए कहा गया, पहल करेंगे। और साथ में हेल्थ सिक्योरिटी की बात है, तो एटलीस्ट अब इंडिया में दिल्ली डिक्लेरेशन के थ्रू, जिसमें भारत और जापान ने बहुत ज़्यादा एनर्जी और इंटेंसिटी दिखाया है,
सस्टेन करके रखा है उसको एक और लेवल में पुश किया जा रहा है, जो कि भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे भविष्य के लिए भी। अब भारत के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट क्या है, तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि जो काउंटर करना है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो है चाइना का जो ग्रांड स्ट्रेटजी कहा जाता है, इन सर्कलमेंट का इंडिया को काउंटर कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा, भारत क्या कर सकता है कि नेट सिक्योरिटी जो प्रोवाइडर बन सकता है इंडियन ओशन पे, ठीक है, और अमेरिका तो है ही पैसिफिक रीजन पे, तो दोनों पार्टनरशिप करके बन सकता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए जो है कि अमेरिका हमेशा क्या चाहता है, एलाई चाहता है, मैं हमेशा हेजेमनिक पावर है, चाहता है कि वो हमेशा टॉप में रहे और उसके साथ अलाई के रूप में लोग काम करें। बट इंडिया क्या है, एक सॉवरेन कंट्री है, एक हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे लिए क्या है कि ये मल्टी अलाइनमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम किसी भी छोर को में या फिर किसी भी ब्लॉक में नहीं जाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे जो एस जयशंकर जी कहते हैं कि इंडिया का खुद एक पोल है, वाई वी विल गो टू वन पोल और अनदर पोल, हम अपने आप में एक पोल हैं। तो एक मल्टी अलाइनमेंट का हमारा प्रैक्टिस करते हैं। बार बार जो क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या क्वाड एक एशियन नाटो है, जैसे चाइना प्रोजेक्ट करता है, तो ऐसा नहीं है। क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटेजिक फोरम बोल सकते हैं। और अगर हम लोग नाटो की जब बात करें तो नाटो एक फॉर्मल मिलिट्री अलाइंसेस है, जिसमें एक आर्टिकल 5 है, जो कि बार बार क्वेश्चन आते रहता है एग्जाम में। आर्टिकल 5 क्या है, कलेक्टिव डिफेंस की बात करता है, यानी कि अगर आप एक नाटो कंट्री हैं और आपके ऊपर कोई दूसरा कंट्री आपके ऊपर अटैक करता है, तो ये माना जाएगा कि पूरे कंट्रीज़ को, जो जितने भी नाटो कंट्री है, उसको अटैक किया गया है, और उसके बाद ये पूरे कंट्री मिलके आपका रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ये मोस्टली जो नाटो है मिलिट्री फोकस है, और हमारे जो है ये कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी है, जिसमें हमने 5 मेन सिक्योरिटी की बात किए हैं अभी हमको। हाँ, तो चैलेंज क्या फेस किया जा रहा है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज जो नाटो में जो अभी फेस किया जा रहा है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट। जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो डाइवर्जेंस है। क्या है कि फॉर एग्जांपल अमेरिका, यूएसए अपने जो बिग टेक है या फिर इमर्जिंग टेक है, वो टेक को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता। यहाँ बोला जाए कि उसमें भागीदारी नहीं बनाता, स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसको ख़रीदने के लिए बोलता है। और जो ऑस्ट्रेलिया है और जापान जो है चाइना के साथ डीप इकोनॉमिक रिलेशन में है, और कई बार जियोपॉलिटिकल कॉन्ट्राडिक्शन भी बीजिंग के साथ होते रहता है बार बार। तो एक जो है इंटरेस्ट जो है, एक कॉमन इंटरेस्ट अभी ग्राउंड खोज ही रहे हैं ऐसा लगता है। दूसरा क्या है कि कोई परमानेंट सेक्रेटरी नहीं है, तो इंस्टीट्यूशनलाइज, लेक ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज है। और परमानेंट सेक्रेटरी होता है तो आप लॉन्ग टर्म में डे टू डे एक्शन आप कर सकते हैं, तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा से कर सकते हैं। और तीसरा जो एशियन स्केप्टिसिज्म है, तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री भी कई बार उनको साइडलाइन कर दिया जा रहा है, तो उन लोग भी इग्नोर फील कर सकते हैं। इनसिक्योरिटी का माहौल आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि रीजनल जो हेजेमनी की बात कई बार आती है। तो अब सोच सकते हैं कि रोड मैप में क्या हो सकता है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट, आगे हम लोग अगर बढ़ना है तो एक कह सकते हैं कि एक फॉर्मल सेक्रेटरी हो, प्लस हम क्या है कि इंडो पैसिफिक में 4 ही कंट्री नहीं और भी कंट्री को एकोमोडेट करें, जिसको क्वाड प्लस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि साउथ कोरिया, वियतनाम या फिर न्यूजीलैंड, ऐसे जो रीजनल कंट्रीज़ हैं उनको भी एब्जॉर्व करें, एक्सेप्ट करें। और मेनली हम लोग जो जियोपॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और स्ट्रेटेजिक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ अधूरा हो जाता है जब अगर आपका जो इकोनॉमिक जो आर्किटेक्ट अगर नहीं बना पाते हैं। तो हमें यहाँ पे वर्क करना पड़ेगा। अगर कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छा आयाम हो सकता है। क्वाड एक बहुत बढ़िया संगठन हो सकता है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिजिटल ट्रेड हो गया, सप्लाई चेन और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी को एक दूसरे को साझा शेयर कर सकते हैं। इससे बड़ा भलाई होगा, स्पेशली डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया का। जापान बहुत ज़्यादा फाइनेंस दे सकता है, अमेरिका बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी दे सकता है, इंडिया के पास ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास भी रिसोर्सेस हैं जो
जो क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने में काम आ सकता है। तो इस तरीके से हम लोग ने कॉम्प्रिहेंसिवली देखा क्वाड का, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसके आर्किटेक्ट क्या है। थैंक यू, जय हिंद। और इस तरीके से नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के लिए आप ज्ञान कुरिया को फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।